मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरा विवाह हो चुका था। हम 3 भाई भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा भाई काफी ऊंची कक्षा में था और वह भाई जिसका विवाह मेरे साथ ही हुआ था वह मेरे से एक कक्षा आगे था। विवाह के कारण हम दोनों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो यह और भी खराब रहा क्योंकि इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। ईश्वर को ही इसका अंदाजा होगा कि मेरे भाई जैसे कितने युवक इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे होंगे। ये केवल हमारा हिंदू समाज ही है जहां अभी भी विवाह और पढ़ाई साथ साथ चलते हैं। मेरी पढ़ाई जारी रही। मैं स्कूल में एक बेवकूफ की तरह नहीं माना जाता था। मैंने हमेशा अपने अध्यापकों के स्नेह का आनंद लिया। हर वर्ष अभिभावकों को हमेशा उनकी उन्नति और चरित्र के बारे में प्रमाण पत्र भेजा जाता था। मुझे कभी भी खराब प्रमाण पत्र नहीं मिला। वास्तव में द्वितीय श्रेणी में पास होने पर मुझे इनाम भी मिले। 5वीं और 6ठी कक्षा में मुझे क्रमवार 4 और 10 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिले। इसके लिए मुझे अपनी काबिलियत से ज्यादा श्रेय अपनी किस्मत को देना होगा क्योंकि स्कॉलरशिप सब छात्रों के लिए नहीं खुली थी। केवल वह काठियावाड़ के सौराष्ट्र से आने वाले सर्वोत्तम छात्र के लिए आरक्षित था और उन दिनों सौराष्ट्र से आने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं होती थी। जहां तक मेरी याददाश्त बताती है कि मैं स्वयं अपनी योग्यता के प्रति उच्च विचार नहीं रखता था। जब कभी भी मुझे पुरस्कार या स्कॉलरशिप मिलती तब मुझे काफी आश्चर्य होता था, लेकिन मैं अपने चरित्र के प्रति बहुत सतर्क रहता था। मेरे बारे में थोड़ा सा भी खराब बोले जाने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। योग्यता प्राप्त करने पर भी यदि मेरी योग्यता शिक्षक को एक फटकार की तरह प्रतीत होती तो यह मुझे बहुत असहनीय प्रतीत होता। मुझे याद है एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला। मुझे इस दंड का इतना अफसोस नहीं हुआ, इसके विपरीत वास्तव में मैंने इसे एक मिष्ठान की तरह माना। मैं बहुत रोया। ये घटना तब की है जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था। इसी तरह की एक दूसरी घटना घटी जब मैं 7वीं कक्षा में था और उस समय दोराबजी एडुलजी जिमी हेडमास्टर थे। वे लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वे बहुत अनुशासनप्रिय, एक तरीके से चलने वाले और अच्छे शिक्षक थे। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को अनिवार्य बनाया हुआ था। मैं दोनों खेलों को पसंद नहीं करता था। अनिवार्य करने से पहले मैंने कभी किसी अभ्यास क्रिकेट या फुटबॉल में भाग नहीं लिया था। इस अकेलेपन की वजह मेरा शर्माने वाला स्वभाव था जिसे मैं अब समझता हूँ कि गलत था। उस समय मुझे ये गलतफहमी थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण को भी शिक्षा में वही जगह मिलनी चाहिए जो मानसिक प्रशिक्षण को मिली है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे व्यायाम करने में कोई परहेज नहीं था। इसकी वजह ये थी कि मैंने पुस्तकों में दूर दूर तक खुली हवा में टहलने के फायदों सबसे पहले लिखना सिखाने के बजाय चित्र बनाने की कला सिखानी चाहिए। बच्चों को स्वयं अक्षरों को देखकर लिखना सीखने देना चाहिए, जैसे कि वह अन्य अलग अलग वस्तुओं को देखकर सीखता है, जैसे फूल, पक्षी आदि, और जब वह उनके चित्र बनाना सीख जाए तब उसके बाद ही उसे लिखना सिखाना चाहिए। तभी वह हाथ से सुंदर ढंग से बनाए अक्षरों को लिखेगा। मेरे स्कूल के दिनों की 2 और यादें बताने योग्य हैं। विवाह के कारण मेरा एक वर्ष बर्बाद हो गया था और अध्यापक चाहते थे कि इसकी भरपाई मैं एक कक्षा को छोड़कर करूं, एक ऐसा विशेषाधिकार जो आमतौर पर एक मेहनती लड़के को दिया जाता है। इसलिए तीसरी कक्षा में मैं केवल 6 महीने ही रहा। फिर परीक्षा के बाद मेरा प्रमोशन चौथी कक्षा में हो गया। इसके पश्चात गर्मियों का अवकाश शुरू हुआ। चौथी कक्षा से ज्यादातर विषयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया, जिससे मेरी परेशानियां और बढ़ गईं। मैंने स्वयं को गहरे समुद्र में पाया। ज्यामिति एक नया विषय था जिसमें मैं पारंगत नहीं था और शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम ने उसे मेरे लिए और मुश्किल बना दिया था। शिक्षक विषयों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन मैं अक्सर उन्हें समझ नहीं पाता था। कई बार मेरा दिल टूट जाता और मैं वापस तीसरी कक्षा में जाने की सोचने लगता। मुझे एहसास होता कि 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को 1 वर्ष में पूरा करना काफी महत्वाकांक्षी था, लेकिन ऐसा करने से न केवल मेरी साख खराब होती बल्कि शिक्षक की भी बदनामी होती, जिसने मेरे स्वभाव की वजह से मेरी प्रोन्नति की सिफारिश की थी। इसलिए इस दोहरी बदनामी के डर ने मुझे अपने स्थान पर बनाए रखा। फिर जब बहुत कोशिश करने के बाद मैं यूक्लिड के 13वें प्रस्ताव पर पहुंचा, तब अचानक मेरी समझ में आया कि विषय कितना सरल था। एक विषय जिसको हल करने के लिए एक विशुद्ध और सरल वैचारिक शक्ति का उपयोग होना था, वह कठिन नहीं हो सकता था। उसके बाद से ज्यामिति मेरे लिए हमेशा सरल और रुचिकर रहा। संस्कृत और ज्यादा कठिन सबक रहा। ज्यामिति में याद करने योग्य कुछ भी नहीं था। इसके विपरीत संस्कृत में सब कुछ कंठस्थ करना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। जैसे ही मैं 6ठी कक्षा में पहुंचा, वैसे ही मैं बहुत दुखी हो गया। शिक्षक बहुत कठोर अनुशासन वाले थे और मुझे ये भी पता चला कि वे लड़कों को संस्कृत सिखाने के लिए अति उत्सुक थे। संस्कृत और फारसी के शिक्षकों के बीच एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता रहती थी। फारसी के शिक्षक उदार प्रकृति के थे। लड़के अक्सर आपस में बातें करते थे कि फारसी पढ़ने में बहुत आसान विषय है और फारसी शिक्षक बहुत अच्छे और लड़कों का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके इस आसान विषय ने मुझे प्रेरित किया और एक दिन मैं फारसी कक्षा में बैठने गया।
संस्कृत अध्यापक बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम एक वैष्णव पिता की संतान हो? क्या तुम अपने धर्म की भाषा को नहीं सीखोगे? यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम सब छात्रों को अपनी भरपूर क्षमता के साथ संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जैसे तुम इसमें आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें इसमें गहन रुचि की कोई चीज मिलेगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आओ और फिर से संस्कृत कक्षा में बैठो। उनके इन दया भरे शब्दों ने मुझे शर्मसार कर दिया। मैं अपने अध्यापक के प्रेम को नकार नहीं सकता था। आज मैं कृष्ण शंकर पांड्या के प्रति कुछ नहीं बल्कि केवल कृतज्ञता का भाव ही रख सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने उस समय संस्कृत नहीं सीखी होती तो मैं किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तकों में दिलचस्पी नहीं रख सकता था। वास्तव में मुझे इसका गहरा अफसोस है कि मैं इस भाषा में दक्षता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है कि हर हिंदू लड़के और लड़की को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यह मेरी अपनी राय है कि सभी भारतीय उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए स्थान होना चाहिए। इस लंबी सूची से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली और नियमित होती तब लड़कों को अपने विषयों को पढ़ने के लिए किसी विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यकीन है कि इन सब भाषाओं को सीखना भारी या कष्टदायक कार्य नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सुखदायक कार्य है। किसी एक भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान अन्य भाषाओं के ज्ञान को सरल और सुगम बनाता है। यदि देखा जाए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत को एक भाषा की तरह माना जा सकता है। यद्यपि फारसी आर्यों की भाषा मानी जाती है और अरबी यहूदियों की। फारसी और अरबी भाषा का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों हैं अपने विकास का श्रेय इस्लाम के उदय को देते हैं। उर्दू को मैं किसी विशिष्ट भाषा में नहीं गिनता, क्योंकि इसने हिंदी व्याकरण को अपनाया है और इसकी शब्दावली मुख्यतः फारसी और उर्दू है। जब कोई व्यक्ति उर्दू सीखता है तब उसे फारसी और अरबी सीखनी पड़ेगी, और जो अच्छी गुजराती, हिंदी, बंगाली या मराठी सीखेगा उसे संस्कृत सीखनी पड़ेगी।